जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर के दूसरे क्लास को करने जा रहे हैं। इससे पहले एक क्लास झारखंड की ज्योग्राफी की हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ सिविलियंस के द्वारा जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी को नहीं किया है तो आपके पास एक बेहतर मौका है। इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है कि इसमें कंप्लीट सिलेबस को आपको 13 बार कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, हर टेस्ट से पहले आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको वही नोट्स पढ़ के आना है और टेस्ट देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टेस्ट 1 देना है तो टेस्ट 1 से पहले आपको टेस्ट 1 से रिलेटेड एक नोट्स दिया जाएगा। आपको यही नोट्स पढ़ना है और उसके बाद आपको टेस्ट 1 में अपेयर होना है। इसी प्रकार से सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, हर टेस्ट से पहले एक नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो नोट्स होगा ये आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो आपको ये दोनों लैंग्वेज में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। आप किसी भी लैंग्वेज में आपके इस टेस्ट को दे सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि पर पेपर में, जैसे कि पेपर 1 में आपको यहाँ पे 50 टेस्ट मिलेगा और पेपर 2 में भी आपको यहाँ पे 50 टेस्ट मिलेगा। तो आप दोनों पेपर के लिए आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या है इसमें कि टेस्ट के बाद आपको फिर से एप्लीकेशन में ही इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आपका और भी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि नोट्स में अगर आपका यहाँ पे 5 पॉइंट कवर है तो आपका एक्सप्लेनेशन में और 5 नए नए पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिविलियंस के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने मेंस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का खासियत क्या है कि इसमें आपके टोटल मेंस की तैयारी को, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेंस का प्रिपरेशन बहुत किसी का नहीं हो पाता है, नोट्स नहीं मिल पाता है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, सॉरी, इस आंसर राइटिंग के माध्यम से अपने आप मेंस की तैयारी को 4 बार कंप्लीट करिएगा। अगर आपने अभी तक मेंस की तैयारी को एक बार भी नहीं करी है तो आपके पास बेहतर मौका है और हो सकता है कि ये 14 जेपीएससी के लिए आपके पास आखिरी मौका भी होगा आंसर राइटिंग करने का। तो इस आंसर राइटिंग के माध्यम से आप अपने मेंस की तैयारी को 4 बार कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी कंप्लीट सिलेबस को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, वो सिलेबस भी आपको मिल जाएगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट को देने के बाद आपके कॉपी को चेक किया जाएगा, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या सुधारा जा सकता है, वो सभी पॉइंट आपके कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। साथ ही साथ हर टेस्ट के बाद आपको उस टेस्ट का एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। आप उस मॉडल आंसर को भी देख सकते हैं, कहाँ पे क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277। तो ये हो गया जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। अब आ गया है यहाँ पे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की बात करेंगे तो इसकी क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री हो रही है। इसका पीपीटी भी आपको एप्लीकेशन पे या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है जो कि बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ किया गया है। आप इसमें भी जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जो कि झारखंड की ज्योग्राफी का सेकंड क्लास रहने वाला है। तो झारखंड का भूगोल, झारखंड के भूगोल में हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे, झारखंड का भौगोलिक परिचय। आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दूसरा टॉपिक है झारखंड का धरातलीय स्वरूप, साथ ही साथ आपका यहाँ पे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड की मिट्टियां और झारखंड की कृषि, इन टॉपिक को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग का रह जाएगा झारखंड की सिंचाई प्रणाली, झारखंड के वन, झारखंड की जलवायु और हम लोग का झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य। 10वां जो होगा वो हम लोग का झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण और जो 11वां टॉपिक होगा वो हम लोग का झारखंड की अफवाह प्रणाली का रहने वाला है। तो इन 11 टॉपिक के माध्यम से हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो दूसरा टॉपिक रहेगा झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इसमें हम लोग का पहला है झारखंड का भौतिक स्वरूप एवं उच्चावच। तो देखिए भौतिक स्वरूप, खास करके हम झारखंड का भौतिक स्वरूप का बात करेंगे। तो भौतिक स्वरूप मतलब ये सभी प्राकृतिक आकार प्रकार जो कि हम लोग देखते हैं या जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि पहाड़ पर्वत, वो सभी हम लोग का मुख्य रूप से भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं अगर उच्चावच की बात करेंगे तो जो हम लोग का यहाँ पे ऊंचाई और निचाई के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कुछ पर्वत बहुत बड़े होते हैं, कुछ पहाड़ आपका छोटा होता है, तो वही जो होगा ऊंचाई का और निचाई के बीच का जो डिफरेंस होगा वही उच्चावच कहलाएगा। तो भौतिक स्वरूप और उच्चावच में हम लोग मुख्य रूप से बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उन्हीं सभी चीजों को देखेंगे जो कि हम लोग का एक्साइज कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला आता है झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में
छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है आपका झारखंड है, झारखंड के साथ साथ आपका उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। अर्थात झारखंड का सीमा जिन राज्यों के साथ लगता है उसमें उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो उसके अलावे लगभग सभी राज्यों में आपका क्या है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पे, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए तो आगे आपको पता चलेगा यहाँ पे जो झारखंड का भूमि जो है, पठारी भूमि जो वो क्या है, सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी नुमा बोलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपका एक सीढ़ी जैसा ही होगा, ऐसा नहीं। देखिए क्योंकि झारखंड का जो पठार है उसका निर्माण लावा से हुआ है और मुख्य रूप से यहाँ पे आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती है। अब ये जो लावा था वो क्या होगा, फैला हुआ होगा, पहले ऐसा फैला, फिर इस प्रकार से फैला, फिर इस प्रकार से फैला। तो यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि इस टाइप से आपको सीढ़ी देखने को मिलेगा। मतलब क्या, एक लेयर आपको फैला लावा का, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर फैला, फिर तीसरा लेयर फैला, मतलब कि ऐसा सीढ़ी बना हुआ है कि आप इसके ऊपर निवास कर सकते हैं। एक काफी अच्छा आपको यहाँ पे जगह मिलेगा। तो झारखंड की जो पठारी भूमि है उसमें सीढ़ी नुमा संरचना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका निर्माण मुख्यतः लावा से हुआ है और यहाँ पे 90% जो चट्टान है वहां पे मुख्य रूप से आर्कियन कालीन चट्टानें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो झारखंड छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है और इस पठार की आग्नेय चट्टानों का वृहद पैमाने पर रूपांतरण हो गया है। अब जो आग्नेय चट्टान है उसका भी रूपांतरण समय के साथ साथ हो रहा है और नीच और शिष्ट के रूप में वो भी वर्तमान में पाया जा रहा है। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा को छिद्रता में कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंत स्पंदन की दर कम होती है। परिणामतः यह भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में, अगर हम लोग यहाँ पे धरातलीय स्वरूप का बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है, जिसका विस्तार झारखंड के अलावे आपका बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। क्योंकि झारखंड का जो पठारी इलाका उसमें सीढ़ी नुमा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा और यहाँ का जो पठार है इसका निर्माण मुख्यतः लावा से हुआ, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़िए तो आगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि झारखंड का जो पठारी क्षेत्र, इसका ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो इसका एवरेज ऊंचाई जो है आपका 760 मीटर है। ये डाटा आपको याद रखना है। जो आपका छोटा नागपुर पठार का एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो आपका 760 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा चोटी जो है वो हो जाएगा आपका समेत शिखर हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पहला क्लास में भी पढ़े हैं। समेत शिखर इसका हाइस्ट पीक का नाम हो जाएगा और ये आपका पारसनाथ में है, पारसनाथ जो कि गिरिडीह में आता है। अब इसका हाइट पूछता है कि पारसनाथ की ऊंचाई कितना है, तो ये आपका 1365 मीटर हो जाएगा। और इसको हम लोग याद करेंगे, तरीका भी देखे थे क्या, 13/25 होता है तो 13/25 आ जाएगा आपका 1365। या फिर इसका फीट में पूछता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर से फीट में, या फिर डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 4478 फीट। तो 44 का डबल करिए तो आपका 88 आता है, लेकिन आपको 88 नहीं जाना है, आप 78 पे ही रुक जाइएगा। तो 4478 आपका फीट हो जाएगा। शुरुआती दौर पे आप इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, कोई भी कनेक्शन आप बना सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आपको याद हो जाएगा तो ये सभी कनेक्शन आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पारसनाथ क्या हो गया आपका, इसका हाइट कितना हो जाएगा, 1365 मीटर हो जाएगा। फीट में पूछेगा तो 4478 फीट हो जाएगा। पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट कितना होगा, 760 मीटर जो है वो पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट हो जाएगा। ये दोनों आपको याद रखना है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, क्या है, समेत शिखर जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी क्या होगा, झारखंड का पहला सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ हो गया, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, सेकंड हाइस्ट पीक की अगर बात करेंगे हम लोग, सेकंड हाइस्ट पीक तो आपका गुलगुल हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग सर्वत पहाड़ी के नाम से जानते हैं, सर्वत पहाड़ी जो कि गढ़वा में आता है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। झारखंड का दूसरा हाईएस्ट पीक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वत पहाड़ी हो जाएगा और ये आपका गढ़वा में आता है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर हो गया। इसका सबसे हाईएस्ट पीक जो होगा वो आपका समेत शिखर हो जाएगा और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4478 फीट होगा। दूसरा क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी गुलगुल पहाड़ी या फिर सर्वत पहाड़ी जो कि कहाँ पे, गढ़वा जिले में, ये आपको याद रखना है। जैसे कि पारसनाथ गिरिडीह में है, उसी प्रकार से गुलगुल या फिर सर्वत जो है वो आपका गढ़वा में देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड का दूसरा हाईएस्ट पीक हो जाएगा। फिर आगे चलिए तो यहाँ पे झारखंड का धरातलीय स्वरूप आता है। तो धरातलीय स्वरूप में सबसे पहला आएगा आपका पाट क्षेत्र, क्योंकि पाट क्षेत्र जो है वो आपका झारखंड के मैप में पश्चिम साइड में आता है, इसीलिए पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार के नाम से भी जाना जाता है। पाट क्षेत्र का बात करेंगे तो पाट क्षेत्र का निर्माण जो है आपका इओसिन काल में हुआ है। पाट क्षेत्र का निर्माण इओसिन काल में, आपको ये काल जो है ये एटलीस्ट याद रखना है। तो कैसे याद रखिएगा, पाट का पा ले लीजिए और इओसिन का ई ले लीजिए तो बन जाएगा आपका पाई बन जाएगा। तो अगर पाई आपका दिमाग में रहता है
तो आपको पाट क्षेत्र जो है वो ईओसी निकाल आपका पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको ईओसी निकाल पे टिक मारना है। तो पाट क्षेत्र का निर्माण कब हुआ है, तो ईओसी निकाल में हुआ है। अब पाट क्षेत्र का विस्तार का बात करेंगे तो ये आपका पाट क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से आपका लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू, ये गढ़वा आ जाएगा, तो इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो पाट क्षेत्र क्या हो गया, पाट क्षेत्र का निर्माण कब हो गया, ईओसी काल में हो गया, ठीक है। और पाट का मतलब क्या होता है, एक समतल जमीन। पाट का मतलब हो गया क्या, समतल जमीन या फिर समतल भूमि। जैसे कि ये वाला जमीन हो गया हम लोग का, इस जमीन से क्या ऊंचा हुआ उठा हुआ एक भाग होगा, एक स्थलाकृति होगा जो कि समतल जमीन से ऊपर उठा होगा, लेकिन ऊपर में क्या होगा, ये इस प्रकार से हम लोग का समतल होगा, तो यही उठा हुआ भाग जो होगा ये कहलाएगा हम लोग का पाट क्षेत्र कहलाएगा। तो पाट क्या होता है, हम लोग का सिंपल सा जमीन से ऊपर उठा हुआ एक स्थलाकृति होता है, एक भू आकृति होती है। तो पाट का अर्थ क्या होगा, समतल जमीन होता है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पारसनाथ के अतिरिक्त झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। फिर आगे चलिए तो आगे आपको दिखेगा यहाँ पे क्या कि इसका विस्तार जो है आपको पलामू में देखने को मिलेगा, गढ़वा में, लोहरदगा, लातेहार और उत्तरी गुमला में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो ये चारों ये जो जिला है ये आपको याद होना चाहिए। क्या क्या, एक तो आ जाएगा पलामू आ जाएगा सबसे ऊपर, फिर गढ़वा हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा और गुमला का उत्तरी भाग जो है वहां पे पाट क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। पाट क्षेत्र का अगर हम लोग यहाँ पे मानचित्र का बात करेंगे तो पाट क्षेत्र का जो डायग्राम होता है वो हम लोग का मुख्य रूप से उल्टा ट्रायंगल की तरह देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा पाट क्षेत्र। जहाँ पे जो शीर्ष वाला भाग है, ये वाला भाग शीर्ष भाग जो है वो हम लोग का पाट क्षेत्र का कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हम लोग का पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा और ये हम लोग का दक्षिण होगा। तो जो शीर्ष वाला भाग है वो हम लोग का झारखंड के दक्षिण दिशा में देखने को मिलेगा। वही पाट क्षेत्र का आधार वाला भाग जो होगा वो हम लोग का उत्तर साइड में देखने को मिलेगा। तो पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, जहां पे शीर्ष वाला भाग जो है वो आपका दक्षिण भाग में देखने को मिलेगा, वहीं पे पाट क्षेत्र का हम लोग का आधार वाला भाग जो होगा वो झारखंड के उत्तर दिशा में फैला हुआ नजर आएगा। तो पाट क्षेत्र की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार जो है वो उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी पठार ऊपरी भाग जो है वो टाण और जो निचला भाग होगा वो दोन कहलाता है। अब मान लीजिए कि पाट क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसका जो ऊपर वाला भाग होगा वो हम लोग का टाण कहलाएगा और जो इसका निचला भाग होगा वो इसका दोन कहलाता है। तो टाण और दोन जैसी संरचनाएं कहां नजर आएगी आपको, पाट क्षेत्र में नजर आएगी। वहीं पे आप आगे पढ़ेगा टुंगरी और डोंगरी पढ़ेगा तो ये आपका राजमहल क्षेत्र में नजर आने वाला है। तो पाट क्षेत्र में क्या क्या हो गया कि पाट क्षेत्र का निर्माण कब हो गया, ईओसीन काल में हो गया, ईओसीन काल में हो गया पाट क्षेत्र का निर्माण। इसके अलावा इसका विस्तार कहां कहां पे हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार, लोहरदगा और उत्तरी गुमला में आ जाता है। पाट क्षेत्र में यहाँ पे अगर बात करेंगे कि पाट क्षेत्र का जो आकार है वो कैसा है, तो ये उल्टा ट्रायंगल जैसा देखने को मिलता है, जिसका शीर्ष जो है वो आपका उत्तर भाग में आता है, वहीं आधार जो है उसका शीर्ष जो है वो दक्षिण भाग में आता है, आधार जो है वो आपका उसका उत्तर भाग में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पाट क्षेत्र में और कुछ कुछ आपको नाम याद रखना होगा, जैसे कि ये देखिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, 900 मीटर। समुद्र तल से पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई जो होगा वो 900 मीटर हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया पाट क्षेत्र हम लोग का। तो ये हम लोग का एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्स एक ट्रायंगल जैसा बनता है। तो ये हो गया पाट क्षेत्र हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप रांची का पठार देख लीजिए एक बार, फिर यहाँ पे आपको हजारीबाग का पठार नजर आएगा। तो पाट क्षेत्र में आप कुछ कुछ यहाँ पे चोटी का नाम आपको याद रखना होगा, जिसमें कि 3 सबसे ऊंचा पाट है। एक तो होगा आपका नेतरहाट पाट होगा, दूसरा आपका गणेशपुर पाट हो जाएगा। नेतरहाट पाट का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1180 मीटर होगा। गणेशपुर पाट का ऊंचाई 1171 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक और है आपका जमीरा पाट, तो जमीरा पाट का ऊंचाई हो जाएगा 1142। तो क्या क्या हो गया आपका 1180 हो गया, फिर आपका 1171 हो गया और 1142 हो गया। तो 80, 71, 42 आपको याद रखना है। ये तीनों हो जाएगा आपका जो और भी 3 पार्ट है, नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट, उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये तीनों आपको नाम एटलीस्ट याद रखना है कि नेतरहाट का पार्ट, उसके बाद आपका गणेशपुर का पार्ट और उसके बाद आपका जमीरा पार्ट हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा 1180, 1171 और 1142 मीटर इसका जो होगा हाइट हो जाएगा। अब क्या है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एटलीस्ट आपको ये 3 नाम, नेतरहाट, गणेशपुर और जो जमीरा पार्ट है, ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। सानू एवं सारव, सानू एवं सारव ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी आपका पाट क्षेत्र में ही पाया जाता है। सानू एवं सारव जो है आपका पाट क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा बगरू पहाड़ी, बगरू पहाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बगरू पहाड़ी में बॉक्साइट काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पाट क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो सानू, सारव और बगरू पहाड़ी ये तीनों आपका
पाट क्षेत्र में पाया जाने वाला जगह का नाम है, जिसमें से बगरू पहाड़ी जो है आपका बॉक्साइट के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे चलिए तो आगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो पाट क्षेत्र है यहाँ पे जो छोटे छोटे पठार होंगे उसको मेसा के नाम से जाना जाता है, और जो अत्यंत छोटे छोटे पठार होंगे उनको भीटा के नाम से जाना जाता है। तो मेसा या फिर भीटा जैसी संरचनाएं या फिर टांड और दोन जैसी संरचनाएं आपको पाट क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो छोटा छोटा पठार होगा उसको हम लोग मेसा बोलते हैं, और उससे भी जो छोटा छोटा पठार होगा उसको हम लोग भीटा के नाम से जानेंगे। आगे इस भूभाग से छोटी छोटी नदियों का उद्गम हुआ है। पाट वस्तुतः एक स्थानीय नामकरण है जो सपाट चोटियों एवं युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है। तो पाट क्षेत्र में हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहला चीज कि पाट का मतलब क्या होता है, एक समतल जमीन होता है जो कि जमीन से ऊपर उठा होता है और ऊपर में जाके वो समतल होता है। पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ होता है आपका, तो गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार और उत्तरी गुमला में हम लोग का पाट क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। पाट क्षेत्र की अगर संरचना का बात करेंगे तो पाट क्षेत्र का आकार जो वो आपका त्रिभुजाकार होगा, जिसमें से जो शीर्ष वाला भाग होगा वो आपका झारखंड के दक्षिण साइड में फैला होगा, और वहीं आधार वाला भाग का बात करेंगे तो वो झारखंड के उत्तर साइड में देखने को मिलेगा। पाट क्षेत्र में तीन प्रमुख आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, जिसमें कि गणेश नेत्रहाट का पाठ हो जाएगा और जिसका हाइट 1181 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आपका गणेशपुर पाठ 1171 हो जाएगा, और फिर जमीरा पाठ हो जाएगा जो कि 1142 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। टांड और दोन जैसी संरचना आपको पाट क्षेत्र में ही नजर आएगा। टांड मतलब कि जो पाट क्षेत्र का ऊंचा वाला स्थान होगा उसको हम लोग टांड बोलेंगे, वहीं पे पाट क्षेत्र का जो नीचे वाला स्थान होगा उसको हम लोग दोन के नाम से जानेंगे। जो छोटे छोटे पठार होंगे उसको हम लोग मेसा के नाम से जानेंगे, और जो उससे भी छोटा पठार होगा उसको हम लोग भीटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे बगरू पहाड़ी जो वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको एटलीस्ट ये सभी फैक्ट जो हम बताएं वो सभी आपको याद होना चाहिए। अब है तस्तरी नुमा बारवे का मैदान। तस्तरी नुमा बारवे का मैदान ये भी कहाँ पे, झारखंड के पाट क्षेत्र में ही है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तस्तरी नुमा बारवे का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी पाट क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। इसका विस्तार भी कहाँ पे, हम लोग का जो गुमला, लोहरदगा, लातेहार उस साइड में ही देखने को मिलेगा। अब हम लोग का आगे आता है मध्यवर्ती पठार। तो देखिए इसको, ये जो क्षेत्र है यही हम लोग का मध्यवर्ती पठार के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि रांची का पठार देखने को मिलेगा और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार में दो पठार, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक अपना निचला हजारीबाग का पठार यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर इसी को हम लोग बाह्य हजारीबाग के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य पठार में आपका रांची का पठार आ जाएगा और हजारीबाग का पठार आएगा। रांची का पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार होता है, आप मैप से भी देख के समझ सकते हैं कि रांची का पठार जो है सबसे बड़ा होगा। आकार जो है इसका क्या होगा, चतुर्भुजाकार आकार भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो मध्यवर्ती पठार में क्या है, तो ये पाट प्रदेश के पूर्व में स्थित है। देखिए पाट प्रदेश के पूर्व में ये रहा हम लोग का पाट क्षेत्र हो गया। पाट क्षेत्र के पूर्व इस साइड है, तो मध्यवर्ती पठार जो है वो हम लोग का पाट क्षेत्र के पूर्व में स्थित नजर आएगी। तो जो हम लोग का मध्यवर्ती पठार है वो पाट क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर है। ये औसत ऊंचाई 600 मीटर, जो कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 720 मीटर। तो ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई 720, वहीं आपका जो मध्यवर्ती पठार उसका औसत ऊंचाई 600 मीटर हो जाएगा। जब पठार मुख्यतः नीच, ग्रेनाइट और चट्टानों से निर्मित है। यहाँ समान ऊंचाई के दो पठार पाए जाते हैं। एक का नाम हो जाएगा रांची पठार हो जाएगा, जिसका आकार कैसा होगा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर आकार का होगा, और आपका हजारीबाग का पठार पाया जाएगा। इसलिए आपको दो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रांची का पठार और हजारीबाग का पठार आ जाएगा। अब आता है रांची का पठार। तो रांची का पठार देखिए, ये झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। तो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार हो जाएगा। रांची के पठार की आकृति कैसा है, तो चौकोर है। रांची के पठार की आकृति चौकोर है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारे पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है। पठार है तो ऊंचा हुआ भाग होगा, यहाँ से जो नदी बहेगी और जैसे यहाँ से गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स का निर्माण करेगी, वाटरफॉल का निर्माण करेगी। यही झारखंड की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो नदी है वो वाटरफॉल का निर्माण करती है, क्योंकि झारखंड का एक पठारी इलाका है। बाकी राज्यों में ऐसा देखने को बहुत मुश्किल से ही मिलता है, जिसमें से प्रमुख क्या हो जाएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी, जो कि आपका ये बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। इसके बाद आपको यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात देखने को मिलेगा, ये भी आपका स्वर्णरेखा के सहायक नदी पर है। फिर जोन्हा या फिर गौतम धारा, ये सभी आपको जलप्रपात मुख्य रूप से झारखंड में नजर आएगी। तो जब हम लोग झारखंड का नदी को पढ़ेंगे, झारखंड के जब जलप्रपात को पढ़ेंगे, तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि बूढ़ा घाघ जो है ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। तो बूढ़ा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। इसके अलावा जो हुंडरू जलप्रपात हो गया, या फिर जैसे कि दसम जलप्रपात हो गया,
या फिर जोन्हा जलप्रपात हो गया, गौतम धारा जलप्रपात। ये जोन्हा या फिर गौतम धारा एक ही नाम है, तो जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात जो है वो कौन कौन सी नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है, ये सभी हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। अब इस पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टाड़ कहलाता है और निचला हिस्सा जो होगा वो आपका यहाँ पे भी दोन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका मध्यवर्ती पठार में भी रांची के पठार, जो कि सबसे बड़ा पठारी भाग हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा इसका, चौकोर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में आपको यहाँ पे नजर आएगा। फिर आपका यहाँ पे आता है हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग का पठार का विस्तार क्या होगा, तो रांची के पठार के समांतर ही हजारीबाग का पठार आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि भूतकाल में यह रांची के पठार से जुड़ा हुआ था। जैसे कि मैप में देखे कि इधर आपका रांची का पठार था और इस साइड आपका हजारीबाग का पठार था और यहाँ पे आपका दामोदर नदी बीच में आपको नजर आया होगा। तो फिर से दिखा देंगे एक बार। तो ये दोनों क्या था कि पास्ट में ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में दामोदर नदी आ गया, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कटकर अलग हो गया। तो दामोदर नदी के कटाव के कारण ये रांची के पठार से पृथक हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग के पठार को और आपका रांची के पठार को अलग करने का काम करता है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ऊपरी हजारीबाग पठार तथा अंतर पठारी श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। और आपको यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया रांची का पठार जो कि सबसे बड़ा पठारी भाग है। ये हो गया आपका हजारीबाग का पठार हो गया। ये भी दो भाग में बटा, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक आपका निचला हजारीबाग का पठार हो गया। इसी को बाह्य हजारीबाग पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बीच में ये दोनों क्या था, ये पास्ट में आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में दामोदर नदी की वजह से क्या होगी, जो रांची का पठार था वो हजारीबाग के पठार से अलग हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे बाह्य पठार। तो देखिए ये पाट प्रदेश तथा रांची हजारीबाग पठार का तीन ओर यथा उत्तर पूर्व तथा दक्षिण की ओर से घिरा हुआ है। तो जो बाह्य पठार है वो रांची और हजारीबाग के पठार से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अभी उसको देख लेंगे हम लोग, उत्तर पूर्व और दक्षिण में। छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। बाह्य पठार छोटानागपुर के बाहरी हिस्सा में स्थित है, इसीलिए इसको बाह्य पठार या फिर निचला हजारीबाग पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस क्षेत्र को उत्तरी एवं दक्षिणी बाह्य पठारों में वर्गीकृत किया जाता है। आपको उतना डिटेल्स में ये वाला नहीं पढ़ना है। अब आता है दामोदर बराकर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी में देखिए क्या है, दामोदर नदी घाटी को ऊपरी तथा निचला दामोदर नदी घाटी में विभाजित किया जाता है। ऊपरी दामोदर नदी घाटी का विस्तार पश्चिम में हजारीबाग से पूर्व में गिरिडीह बोकारो तक, निचला दामोदर घाटी का विस्तार धनबाद से प्रारंभ है और संपूर्ण दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, बालू का पत्थर, चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है। फिर आ गया था बराकर नदी घाटी, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए संथाल परगना उच्च भूमि। तो संथाल परगना नाम से क्लियर है कि ये आपका संथाल परगना वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो कि आपका कहाँ पे पाया जाएगा, जामताड़ा को छोड़ दीजिए आप। अगर जामताड़ा को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितना भी संथाल परगना क्षेत्र है वहां पे राजमहल पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। तो इन सभी जिले में मतलब क्या, जामताड़ा को छोड़कर संथाल परगना के जो 5 जिले हैं उन सभी जिले में आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। ये नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना है। तो जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है उसका एरिया आपका 2000 वर्ग किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर स्क्वायर, 2000 किलोमीटर स्क्वायर इसका फैला हुआ क्षेत्र हो जाएगा। इस पहाड़ी का निर्माण जुरासिक काल में लावा के उद्गम के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो झारखंड में 90% आर्कियन चट्टान पाया जाता है और जो आर्कियन चट्टान है वो लावा के जमाव की वजह से ही बनता है। तो जो आपका राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है, राजमहल का जो पठारी इलाका है वो भी क्या है आपका लावा से ही बना है। और ये क्या है आपका कब बना है, तो जुरासिक काल में बना है। ये नाम भी आपको याद रखना है, जुरासिक काल में। राजमहल पहाड़ी, राजमहल जो आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र वो आपका जुरासिक काल में बना है। तो आप याद कैसे रखिएगा, राजू नाम याद रखिए, राजू, राज से राजमहल, जू से जुरासिक काल। जिस प्रकार सबका पाई था, पाई, पा से पाठ क्षेत्र और ई से यूसनी काल हो गया, उसी प्रकार से राजू हो गया, राज से राजमहल और जू से जुरासिक काल हो जाएगा। अब है क्या, इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय नाम टोंगरी और गुम्बद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। नुकली पहाड़ी को टोंगरी और जो आपका गुम्बद नुमा होगा इस प्रकार से होगा वो आपका डोंगरी कहलाएगा और इस प्रकार से जो वो आपका टोंगरी कहलाएगा। तो डोंगरी और टोंगरी जैसी संरचना कहाँ पे मिलेगी, आपका राजमहल क्षेत्र में मिलेगा। अब याद किस तरह का कंफ्यूजन होगा, डोंगरी और टोंगरी को लेकर कंफ्यूजन होगा। तो टोंगरी
टोंगरी में टोनने जैसा कुछ आ रहा है। टोनना मतलब क्या, सिंपल से हम लोग खोट्टा में बोलते हैं ऐसा कि टोन देंगे मतलब कि तोड़ देंगे उसको। तो जैसे कि ये आपका है, ये अगर इसका नुकीला भाग है इसको टोन सकते हैं। तो जो आपका ये नुकीला वाला भाग होता है देखिए, तो ये आपका क्या होगा, इसको हम लोग टोन सकते हैं। तो ये आपका टोनने से टोंगरी पकड़ में आ जाएगा, और अगर ये आपका टोंगरी हो गया तो जो आपका गुमंदनुमा से बचेगा वो आपका डोंगरी हो जाएगा। तो टोंगरी और डोंगरी जैसे स्थलाकृति जो है वो आपको मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका संथाल परगना उच्च भूमि में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब अगर आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र आएगा। तो देखिए हम लोग को जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र उसमें क्या क्या आ गया, सबसे पहला चीज कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार क्या होगा, तो जामताड़ा को छोड़कर कंप्लीट संथाल परगना में क्या होगा, आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा, है ना। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार का बात करेंगे तो ये आपका 2000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। और क्या है इसमें, यहाँ पे दो संरचना देखने को मिलती है, एक तो टोंगरी और दूसरा डोंगरी। तो टोंगरी जो होगा वो आपका जो नुकीला पहाड़ी होगा, और डोंगरी जो होगा वो आपका गुंबद कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ये सब ध्यान रखना है। अब आगे बढ़िए। अब आपका क्या जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र आएगा। तो देखिए जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र, तो जलोढ़ उच्च भूमि का विस्तार साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी पार होती है, ठीक है। तो जलोढ़ भूमि उच्च भूमि क्षेत्र में आपका क्या होगा, साहेबगंज वाले इलाके में ही पाया जाएगा। तो यहां से मोर नदी घाटी तक है, मतलब साहेबगंज से लेकर मोर नदी घाटी, मोर नदी मतलब मयूराक्षी नदी का ही उपनाम क्या है, मोर नदी, मयूराक्षी नदी, ठीक है। इसी का उपनाम हो गया मोर नदी। तो जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां गंगा तट से मिलने से पूर्व जलोढ़ पंख का निर्माण करती है और पुनः पीडमेंट मैदान का निर्माण करते हैं। जलोढ़ उच्च भूमि का क्षेत्र इससे संलग्न गंगा के मैदानी भाग से अधिक ऊंचा तक कम उपजाऊ है। आपको ये वाला ध्यान रखना है कि जो जलोढ़ उच्च भूमि है वो आपका मुख्य रूप से साहेबगंज वाले इलाके में एग्जिस्ट करेगा। अब आगे बढ़िए तो आगे आपको यहाँ पर नजर आएगा झारखंड की पहाड़ियां एवं घाटियां। तो पहाड़ी एवं घाटी में आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि टैगोर पहाड़ी, टेगोर पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में आएगा। रांची पहाड़ी नाम से क्लियर है, रांची पहाड़ी हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा डोम्बारी बुरु पहाड़ी, जो कि आपका डोम्बारी बुरु पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये आपका जो बिरसा उलगुलान था उसका जो केंद्र बिंदु था वो आपका डोम्बारी बुरु पहाड़ी था। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका खूंटी में आ जाएगा। खूंटी क्या था, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान था वो खूंटी ही था, और खूंटी में आपका डोम्बारी बुरु पहाड़ी भी आ जाएगा। पार्थक पहाड़ी बिल्कुल ही याद रखना है, इसका हाइट भी आपको याद रखना है 1363 मीटर या फिर 4478 फीट, ये हो जाएगा। सोना पहाड़ी आपको याद रखना है गिरिडीह में है। इसके अलावा आपका चुटुपुलू घाटी, देखिए चुटू पालू घाटी जो है वो भी आपका रांची में आ जाएगा। पिठोरिया घाटी ये भी आपका रांची में आ जाएगा। पतरातू घाटी रांची में आएगा। तो ये सभी नाम आपको एटलीस्ट याद रखना होगा, बाकी आप जितना ज़्यादा याद रख सकते हैं, लेकिन ये जो है मार्क किया है आपको, ये सभी नाम याद रखने ही होंगे। तो ये हो गए झारखंड की पहाड़ी एवं घाटियाँ। तो इसी के साथ हम लोग का जो एक चैप्टर था, मतलब कि जो दूसरा चैप्टर था वो हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना मतलब क्या, जो झारखंड का भूमि के गर्भ में है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो पहाड़ पर्वत है उन सभी के बारे में देखते हैं। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना में मुख्य रूप से हम लोग देखिए ये क्या है, झारखंड प्रांत का क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टि से एक संश्लिष्ट भूभाग है, और यह प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी किनारे है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये आपका गोंडवाना भूखंड का ही एक भाग है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना है आद्य महाकल्प, कि यहाँ आद्य महाकल्प, पूराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नूतन जीव महाकल्प के सेलों तथा नवीन जलोढ़ निक्षेप यानी कि खादर तक के पाए जाते हैं। तो ये सबसे पुराने क्या हो जाएगा, आपका आद्य महाकल्प हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपका नवीन जलोढ़ निक्षेप तक के यहाँ पे चट्टान पाए जाएंगे। तो आद्य महाकल्प आपको ध्यान रखना है कि आद्य महाकल्प तक के यहाँ पे चट्टान देखने को मिलेंगे। फिर आगे चलिए तो आगे आपको यहाँ पे भूगर्भिक हलचल और परिवर्तन होते रहे हैं, जिससे विभिन्न खनिज और चट्टानों का जमा हुआ है। तो आपको इसमें एटलीस्ट आपको ये गोंडवाना भूखंड का भाग है ये आपको याद होना चाहिए, और आपका ये क्या है आद्य महाकल्प तक के यहाँ के साक्ष्य देखने को मिलेंगे।
तो भूगर्भीय काल और चट्टानों का क्रम देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आएगा आर्कनकालीन चट्टान, फिर आपका आ जाएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर आपका राजमहल टप देखने को मिलेगा, फिर सिनोजेक क्रम आ जाएगा और उसके बाद आपका नवीन जलोढ़ आ जाएगा। तो ये सभी हम लोग एक एक करके अभी पढ़ेंगे। पहला आता है महाकल्प के अनुसार गठन की बात करेंगे। तो आद्य महाकल्प में आपका धारवाड़ धारवाड़ क्रम के चट्टान आते हैं, जिनका विस्तार जो है आपका मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ 3-4 फैक्ट आएंगे, वो आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पे बात करेंगे तो आगे आपके यहाँ पे पूराजीवी महाकल्प आएगा, जिसमें कि दामोदर अंश का निर्माण हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे मध्यजीवी महाकल्प आएगा, जिसमें राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। और आगे आपके यहाँ पे एक और आएगा नवजीवी महाकल्प, जिसमें कि पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग का पठार और बाह्य हजारीबाग का पठार, ये सभी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो महाकल्प के अनुसार आपका आयत महाकल्प, पूराजीवी महाकल्प, महाजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड में भूगर्भीय हल चले और उनका प्रभाव में देखें। आर्कियनकालीन चट्टानें, सबसे पहला आता है क्या कि जो आर्कियनकालीन चट्टान है, इनमें खनिजों का काफी ज्यादा भंडारण है। तो अगर खनिज इसमें काफी ज्यादा पाया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का 90% जो भूभाग है वहां पे आर्कियनकालीन चट्टान पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाएगा और यही वजह है कि झारखंड अकेले पूरे देश का 40% मिनरल्स का प्रोडक्शन करता है। हर प्रकार के खनिज आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा। फिर आगे चलिए तो आगे आएगा आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टानों का यहाँ पे समूह भी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे यह क्षेत्र जो है आपका खास करके आर्कियनकालीन चट्टान वाला क्षेत्र जो वो सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, दक्षिण पूर्वी झारखंड में देखने को मिल जाएगा। और आपका झारखंड के 90% भूभाग पर पाई जाने वाली प्रमुख चट्टान है। यहाँ पे आपको इस स्लाइड से दो फैक्ट आपको एटलीस्ट याद रखना है क्या कि झारखंड में आर्कियनकालीन चट्टान जो वहाँ पे खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियनकालीन चट्टान ही पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और फैक्ट है लाल मिट्टी को लेकर के, लाल मिट्टी जो आपका झारखंड के 90% क्षेत्र में पाया जाता है और आर्कियनकालीन चट्टान भी जो आपका 90% भूभाग पर पाया जाता है। फिर वर्गीकरण अगर बात करेंगे यहाँ पे तो दो प्रकार से बांटा गया, एक तो आर्कियन क्रम और आपका धारवाड़ क्रम, जिसमें से भी आपका ये जो धारवाड़ क्रम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धारवाड़ क्रम का बात करेंगे, धारवाड़ क्रम में देखिए आर्कियन क्रम में क्या होगा कि ये तो गर्म और तरल लावा के जमाव से बना है। ग्रेनाइट चट्टानें जीवाश्म रहित है, क्योंकि लावा था गरम गरम, तो सिंपल सा बात है कि जो भी जीव जंतु होंगे वो जल के खत्म हो गए होंगे, उनका कोई अवशेष बचा नहीं होगा। ठीक है, तो जीवाश्म रहित होंगे। और रूपांतरण के बाद क्या होगा, नीच और शीस्ट जैसी भी संरचनाएं हम लोग को देखने को मिलेगी। अब आता है धारवाड़ क्रम के चट्टान। तो धारवाड़ क्रम में देखिए क्या है, आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से क्या बनता है आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान बनेगा। सबसे पहले आर्कियन क्रम का चट्टान था, उनका अपरदन होगा, निक्षेपण होगा, उसके बाद आपका धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण होगा। नामकरण किस आधार पर पड़ा है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर आपका जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है उसका नामकरण झारखंड में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि धारवाड़ क्रम के चट्टान का नामकरण झारखंड में कर्नाटक जिले से, कर्नाटक के एक धारवाड़ जिला है वहां से पड़ा है। चूंकि क्या है कि ये कोल्हान क्षेत्र में विस्तृत है, जो धारवाड़ क्रम के चट्टान वो मुख्य रूप से आपका कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। यही वजह है कि इसको कोल्हान क्रम के चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। कोल्हान क्रम की चट्टानें, कोल्हान क्रम की चट्टान। साथ ही साथ ये जो कोल्हान क्रम की चट्टान है इसमें लोहा जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यही वजह है कि आपका कोल्हान में टिस्को जैसी उद्योग देखने को मिलेगी। तो लो अयस्क की प्रचुरता के कारण लो अयस्क की श्रृंखला कहलाती है। तो देखिए धारवाड़ क्रम के चट्टान ये आपका कौन सा जिले के नाम से प्रेरित है या फिर कौन सा राज्य से लिया गया, तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो धारवाड़ क्रम का चट्टान वो मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में पाया जाता है, इसीलिए इसको कोल्हान क्रम की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोहे की प्रचुरता काफी अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसको लोह अयस्क की श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसा, कुल मिला के पूरे कोल्हान प्रमंडल में, पूरे कोल्हान प्रमंडल में आपका ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो पाई जाती है। खनिज में क्या 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 आ जाएगा, तो लोहा पाया जाता है, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज और चांदी जैसी खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होगा, झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में होगा, सोन नदी क्षेत्र में खास करके। इसके अलावा आपका रोहतास पठार के दक्षिण भाग में ये होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टान है वो आपका झारखंड के जो गढ़वा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र से बॉर्डर को शेयर करेगा, तो वहां से मिलेगा आपको। तो ये उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। फिर आगे आपका देखिएगा तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम के चट्टान, ये इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि गोंडवाना क्रम के चट्टान जो होगा कोयले के लिए प्रसिद्ध होगा।
सबसे ज्यादा कोयला आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो दामोदर घाटी के तलछट से बनी है। उसके बाद क्या है, कोयले के भंडार विशेष रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। ये वाला कोयले के भंडार जो ये विशेष रूप से पाया जाता है, ये लाइन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेप इसी चट्टान की है। तो आपको यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान ध्यान रखना, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्रम की चट्टान क्या हो जाएगा, झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में आ जाएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अब आता है एक संयोजक क्रम और हिमालय क्रम। तो देखिए इसमें क्या होगा, हिमालय के उत्थान से छोटानागपुर पठारी क्षेत्र प्रभावित हुआ। जैसे जैसे इधर हिमालय बन रहा है, जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टक्कर हो रही है, वैसे वैसे आपका झारखंड में भी हलचल हो रहा है। और झारखंड में भी क्या हो रहा है, आपका पारसनाथ या फिर झारखंड का पठारी क्षेत्र है उसका निर्माण होते जा रहा है। जैसे कि देखिए जब पहला टक्कर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पाट क्षेत्र है उसका उत्थान होगा। रांची और हजारीबाग का पठार जगह वो क्या होगा, आपका 1000 फीट ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि ये आपका रांची हजारीबाग का पठार था, लेकिन जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टक्कर होता है तो ये आपका 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। ये होगा पहला टक्कर। फिर दूसरा बार जब टक्कर होगा इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, तो आपका दूसरा उत्थान होगा और फिर से पाट क्षेत्र जो होगा आपका क्या होगा, 2000 फीट ऊपर उठ जाएगा। और फिर से जब तीसरा टक्कर होगा तो फिर यहाँ पे पाट क्षेत्र जो होगा वो आपका 3000 से लेकर 3600 फीट तक ऊपर उठ जाएगा। अर्थात जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टक्कर हो रही है, उसी प्रकार से हलचल आपका झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और झारखंड का जो पाट क्षेत्र होगा वो धीरे धीरे आपका ऊपर उठते जा रहा है। सिंपल सा बात है कि कोई भी दो चीज अगर आपस में टकराएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। यहाँ पे भी पाट क्षेत्र जैसी संरचनाएं धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गई। तो पहले क्या होता है, आपका 1000 फीट ऊपर उठता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 2000 फीट ऊपर उठ जाएगा, तो फिर आपका वो 3000 से 3600 के आसपास उठना शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उत्थान हो जाएगा। अब क्या है कि इसका परिणाम क्या निकला, तो पाट क्षेत्र बहुत ऊपर उठ गया है, ठीक है। अब उठने के बाद क्या होगा, यहाँ से अलग अलग प्रकार की समय के साथ साथ नदियां निकलनी शुरू हो जाएगी। वर्तमान ऊंचाई बात करेंगे तो ये आपको याद रखना कि पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट जो है आपका 900 से लेकर 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट 900 से लेकर 1100 मीटर। रांची पठार का एवरेज हाइट जो होगा वो आपका 600 मीटर से कम होगा। वहीं आपका निम्न छोटानागपुर पठार का जो हाइट होगा वो 300 मीटर से अधिक होगा। इन तीनों में से आपको अगर याद रखना है तो आप पाट क्षेत्र को जरूर याद रखिए, और इसके अलावा आप इन तीनों को याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट कितना हो गया, 900 से 1100 मीटर हो गया। रांची पठार का एवरेज हाइट 600 मीटर से लेके 600 मीटर से कम होगा। और आपका जो निम्न छोटानागपुर पठार है वो आपका 300 मीटर से अधिक होगा। ये तीनों डाटा आपको याद होना चाहिए। अब है राजमहल ट्रैप। तो देखिए हम लोग अभी देखे क्या, राजू। अब राजू याद रखिए, राज से क्या हो जाएगा, राजमहल ट्रैप, जू से जुरासिक काल हो जाएगा। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे लावा का बहाव होगा, और ये सभी जो लावा थे ये क्या हो गया, जो दरार थे उन सभी दरारों में फंस गए। तो जुरासिक युग में क्या हो गया, आपका लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। अब दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा बनी। फिर जाके आगे ये आपका अपक्षयन से लेटराइट और बॉक्साइट यहाँ पे बने। उसके बाद आपका जो राजमहल क्षेत्र है वो आपका मुख्य रूप से हम लोग का जामताड़ा को छोड़कर कंप्लीट संथाल परगना में देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा, आपका दुमका आ जाएगा, साहिबगंज आ जाएगा, ये सभी क्षेत्र। तो साहिबगंज के पूर्वोत्तर, पाकुड़ के पूर्वी भाग और पाट क्षेत्र जो होगा वो पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में देखने को मिलेगा। तो राजमहल पहाड़ी जो था वो आपका ये वाला हो जाएगा। जामताड़ा को छोड़कर बाकी जगह पर राजमहल पहाड़ी पाया जाएगा। और वही राजमहल ट्रैप जो है साहिबगंज के पूर्वोत्तर भाग में यानी कि ऊपर साइड वाले भाग में उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपका राजमहल ट्रैप पाया जाएगा। पाट क्षेत्र देखे तो हम लोग गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा और लातेहार में पाया जाएगा। अगर एवरेज हाइट की बात करेंगे पाट क्षेत्र का, तो आपका 900 से लेकर 1100 मीटर जो है पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट हो जाएगा। तो पाट क्षेत्र में मुख्य रूप से आपको इसका जो एवरेज हाइट है वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ पाट क्षेत्र का सॉरी ये हो गया आपका राजमहल ट्रैप का विस्तार जो है आपका साहिबगंज के पूर्वोत्तर भाग में हो जाएगा और पाकुड़ के पूर्वी भाग में हो जाएगा। पाट क्षेत्र का विस्तार जो है आपका पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में हो जाएगा। वहीं पाट क्षेत्र का एवरेज हाइट जो है वो आपका 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो ये सभी डाटा आपको याद होने चाहिए। फिर आगे आता है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, यानी कि जो खादर है। खादर, इसी को हम लोग नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के नाम से जानते हैं। खादर मतलब क्या, जहाँ पे बाढ़ का पानी हर बार पहुंचता है, नई नई मिट्टी आती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, तो वही हम लोग का खादर कहलाएगा। तो नदियों के अपर्दन और जलोढ़ निक्षेपों से बना है और ये अभी भी जारी है। अभी भी बाढ़ आता है तो अभी भी नई नई मिट्टी अपने साथ लेकर आती है। तो बाढ़ कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नदी होगा। नदी कहाँ पे होगा, तो सिंपल सा है कि राजमहल वाले क्षेत्र हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा और स्वानरेखा नदी की निचली घाटी हो जाएगी। फिर आगे देखिए तो निक्षेपण से मैदानी क्षेत्र में ग्रेनाइट के उच्च भूभाग को मोनेड नॉक कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये कोई नदी है, यहाँ पे कोई पत्थर है,
तो इस पत्थर को ये नदी जितना काट पाएगा ठीक है काट दिया, अन्यथा ये नदी क्या होगा, ये पानी आपका साइड से भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऊंचा संरचना देखने को मिलेगा। तो जो ऊंचा संरचना देखने को मिलता है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ होता है उसी को हम लोग मोनेड रॉक के नाम से जानते हैं। तो नवीनतम जल और निक्षेप में क्या हो जाएगा, इसका विस्तार मुख्य रूप से आपका ताजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी और स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका एक विशेष स्थलाकृति नजर आती है जो कि आपका ग्रेनाइट से बना हुआ होता है उसको हम लोग मोनेड रॉक के नाम से जानेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का तीसरा चैप्टर भी खत्म होता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखो हम लोग के पास झारखंड की मिट्टी आएगी। झारखंड की मिट्टी, तो मिट्टी का निर्माण ऐसे नहीं होता, ये एक काफी लंबा प्रक्रिया, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे चट्टान होते हैं, उनमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जिसके परिणाम स्वरूप वैसे चट्टान टूटते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। अब की झारखंड का बात करेंगे तो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो वो 6 प्रकार की है। झारखंड में मिट्टी जो वो 6 प्रकार का पाया जाता है। क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका आ जाएगा यहाँ पे लाल मिट्टी आ जाएगा। लाल मिट्टी का विस्तार जो है झारखंड में 90% भूभाग पर पाया जाएगा। लाल मिट्टी झारखंड के 90% भूभाग पर पाया जाएगा। फिर काली मिट्टी जो है ये आपका मुख्य रूप से राजमहल क्षेत्र में पाया जाएगा। राजमहल तो जो काली मिट्टी वो कपास के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन झारखंड में कपास का खेती कम होता है यहाँ पे। फिर तीसरा प्रकार बात करें तो लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी वैसी जगह पर बनेगी जहां पर नमी मतलब कि पानी भी काफी ज्यादा होगा और तुरंत उसके बाद उसको वहां पे धूप भी मिलेगा, तो वैसी स्थिति में आपका लेटराइट मिट्टी मिलता है। थोड़ा कंकड़ टाइप का मिट्टी भी होती है। फिर आगे चलिए तो यहाँ पे आपका बलुई मिट्टी नजर आएगा। फिर आपका यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नजर आएगा और एक आपका अब्रक मूलक मिट्टी, तो नाम से क्लियर है कि जहाँ पे अब्रक होगा उसी क्षेत्र में आपका अब्रक मूलक मिट्टी भी नजर आएगा, अर्थात कोडरमा वाले क्षेत्र में आपको अब्रक मूलक मिट्टी नजर आएगा। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगी। अब एक एक मिट्टी का हम लोग समझते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए लाल मिट्टी, सबसे पहला आता है कि लाल मिट्टी जो है वो आपका छोटा नागपुर में पाया जाता है। छोटा नागपुर में क्या, तो ये आपका छोटा नागपुर में 90% भूभाग पर पाया जाएगा। इस यही वजह है कि ये झारखंड का सबसे प्रमुख मिट्टी भी हो जाती है। ये मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर लगभग सभी जगह पे। क्यों, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र में आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है और जो राजमहल उच्च भूमि है यहाँ पे आपका काला मिट्टी पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी जगह पे आपको लाल मिट्टी नजर आएगी। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता की वजह से इसका रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड। फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की वजह से आपका जो मिट्टी है वो लाल रंग का दिखाई देगा। फेरिक ऑक्साइड और एक बॉक्साइड, इन दोनों की वजह से मिट्टी का रंग जो है वो लाल हो जाएगा। राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अब्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद में कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो अब्रक पाया जा रहा है, अब्रक की वजह से वहां की मिट्टी जो लाल तो है ही, लेकिन अब्रक की वजह से वहां की जो मिट्टी की उसमें अब्रक के कण दिखाई देंगे, इसीलिए वहां पे अब्रक मूलक मिट्टी भी पाई जाती है। निस्म ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो झारखंड में जितनी भी मिट्टी पाई जाएगी उसमें लगभग सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। नाइट्रोजन वो पेड़ के पत्ते तने उनको बढ़ने में सहायता देगी। इसके अलावा फास्फोरस भी अन्य प्रकार के हेल्प करेंगे। ह्यूमस जो होगा वो भी क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जो पोषक तत्व होंगे उनको एब्जॉर्ब करने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेंगे। तो कुल मिला के यही है कि झारखंड में जो भी मिट्टी पाया जाएगा उसमें आपको इन सभी का कमी देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। तो लाल मिट्टी में क्या क्या प्रॉपर्टी आएगा, सबसे पहला चीज लाल मिट्टी जो है वो झारखंड के 90% भूभाग पर पाया जाएगा। झारखंड का सर्वप्रमुख मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका दामोदर क्षेत्र और आपका राजमहल क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी जगह पे पाए जाएंगे। कोडरमा के कुछ क्षेत्र में अब्रक की बहुलता की वजह से वहां पे अब्रक मूलक लाल मिट्टी भी पाई जाती है। और इस मिट्टी की खासियत क्या है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और इसमें क्या होगा, जो मोटे अनाज होंगे ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली, इन सभी की खेती की जाएगी। अब आगे चलिए, आगे आता है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पे पाया जाएगा, आपका राजमहल क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। तो इसका विस्तार राजमहल क्षेत्र में है, राजमहल क्षेत्र में। और राजमहल क्षेत्र का विस्तार कंप्लीट संथाल परगना, लेकिन उसमें जामताड़ा को स्किप कर दिए तो आपको वो राजमहल क्षेत्र आ जाएगा। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
या आपका काले और हल्का भूरा रंग का भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो काली मिट्टी है इसके कण जो तो काफी ज्यादा बारीक होते हैं, काफी छोटा छोटा कण होता है, जिसकी वजह से हल्का पानी मिलने से भी ये मिट्टी क्या हो काफी ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो ये इसका विशेषता हो जाएगा कि जो काली मिट्टी है कि वो काफी बारीक होते हैं, बारीक कणों से बने हुए होते हैं और पानी पड़ने पर वो काफी ज्यादा चिपचिपा हो जाती है। फिर है कि इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी कमी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन हो गया, जैविक पदार्थ, जो काली मिट्टी है उसके मिट्टी को देख के उसके नाम से आपको लग सकता है कि उसमें जैविक पदार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जैविक पदार्थ की कमी, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन की भी कमी देखने को मिलेगी। बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है, किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। तो देखिए जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी ऑल ओवर इंडिया में कपास की खेती काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी में की जाती है, लेकिन झारखंड में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे कपास की खेती नहीं होता, इसके जगह पे धान और चने की खेती की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो काली मिट्टी में क्या क्या होता है, सबसे पहला चीज कि काली मिट्टी जब आपका राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में आपका ह्यूमस की कमी, फास्फोरस और नाइट्रोजन का कमी देखने को मिलेगा। काली मिट्टी प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए, लेकिन इसके अलावा झारखंड में यहाँ पे धान और गेहूं का खेती किया जाता है। साथ ही साथ धान और चना की खेती किया जाता है। और इसका एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक नाम है, उसको हम लोग चेरनोजम के नाम से जानते हैं। तो चेरनोजम मिट्टी जो आपका काली मिट्टी को ही कहा जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा, चेरनोजम मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। रेगुलर मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। अब आता है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण कब होगा, जैसे कि समझिए, जैसे अभी पानी गिरा, फिर तुरंत में क्या होगा, धूप देगा, फिर पानी गिरा, फिर धूप देगा, यानी कि तापमान भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो मिट्टी का निर्माण होगा उसमें उस मिट्टी को हम लोग लेटराइट मिट्टी बोलेंगे। और इसमें कंकड़ की अधिकता हम लोग को या फिर कंकड़ की बहुलता देखने को मिलेगी। जैसे कि ये मिट्टी देखिए, इसमें आपको छोटा छोटा कंकड़ नजर आ रहा होगा, तो यही क्या होगा, आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। तो लेटराइट मिट्टी क्या हो जाएगा, ऐसे प्रदेश में विकसित होगा जहाँ पे आर्द्र और शुष्क मौसम एक के बाद आते हैं तथा मिट्टी अपक्षय एवं अवक्षारण की क्रिया हर व्यापक रूप से प्रभावित होती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम तथा लोह मिश्रित सिलिकेट पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है और इसमें कंकड़ की अधिकता भी पाई जाती है। झारखंड में लेटराइट मिट्टी के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पाट क्षेत्र हो गया, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी भाग, और पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। तो इन तीनों क्षेत्र में देखिए, ये वाला राजमहल पहाड़ी का ये वाला भाग हो जाएगा, आपका सिंहभूम का ये वाला भाग आ जाएगा, और आपका इधर पाट क्षेत्र में ये वाला आएगा। तो इन तीनों क्षेत्र में आपका मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इसकी उर्वरता अति निम्न होती है, परंतु व्यवस्थित उर्वरक एवं सिंचाई के द्वारा धान, रागी, गन्ना आदि की कृषि की जा सकती है। कुल मिला के यही है कि झारखंड में जितनी मिट्टी पाई जाती है वह सभी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, लेकिन उपयुक्त सिंचाई साधन, उपयुक्त कृषि पद्धति के माध्यम से हम लोग अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं। तो लेटराइट मिट्टी में कोई बहुत फैक्ट नहीं है, आपको यही याद रखना है कि आर्द्र और शुष्क मौसम वाले जगह पर ही पाई जाएंगे। कंकड़ की बहुलता इसमें देखने को मिलेगा। अब आता है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे नदी होगा, दामोदर घाटी क्षेत्र, मुख्य रूप से हजारीबाग और धनबाद में आपका बलुई मिट्टी पाया जाएगा। अब क्या है कि इस मिट्टी में लाल और पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है, कहीं कहीं पे लाल भी दिखाई देगा और कहीं कहीं पे आपको पीला नजर भी आएगा। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। कुछ फैक्ट नहीं है आपको याद करना इसमें। फिर आता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी देखिए, जहाँ पे गंगा नदी का प्रभाव है, ये रहा, इधर से हम लोग गंगा नदी बहता है ऊपर से, और यहाँ पे ये कंप्लीट क्षेत्र में आपका जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में है, क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र में होगा साहिबगंज वाला इलाका जो वहाँ पे गंगा नदी पार करती है। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, जिससे मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ। मृदा परिच्छेदिका मतलब क्या, मिट्टी का अलग अलग लेयर होता है, जिसको हम संस्तर बोलते हैं हिंदी में, हॉरिजॉन बोलते हैं इंग्लिश में। तो संस्तर ए बी सी करके होता है। तो ये वाला लेयर हम लोग को मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि मृदा परिच्छेदिका का अभाव झारखंड की कौन सी मिट्टी में देखने को मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जहाँ पे मृदा परिच्छेदिका का अभाव देखने को मिलेगा। राज्य में बांगर और खादर, बांगर मतलब क्या, पुराना जलोढ़ हो जाएगा, और खादर मतलब नवीन जलोढ़ हो जाएगा। बांगर और खादर, बांगर मतलब कि जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता उसको बांगर बोलते हैं। खादर मतलब कि जहाँ पे बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है और अपने साथ नई नई मिट्टी को लाती है, वो मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है और कृषि उसमें काफी अच्छा होगा। तो बांगर और खादर ये दोनों आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलेगा। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलेगा। मृदा परिच्छेदिका का विकास कौन सी मिट्टी में नहीं हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी में नहीं हुआ है। देखिए खादर बांगर कंफ्यूज नहीं होना, खादर खादर से
खाने जैसा कुछ आ रहा है तो कौन सा चीज खाएंगे जो आपका नया चीज होगा, तो नवीन जलोढ़ जो होगा वो खादर कहलाएगा। और बांगर, तो बांगर, बांगर भांग मतलब भांगना या तोड़ना ऐसा कुछ आता है, एक वर्ड होता है भांग देना, बांग्ला में यूज किया जाता है उसको, तो भांग देंगे कौन चीज को जो पुराना होगा, तो पुराना जलोढ़ होगा। आपको याद हो तो अच्छी बात है, अन्यथा आप याद कर सकते हैं। तो खाएंगे खादर, खादर मतलब जो नवीन जलोढ़ होगा, बांगर मतलब जो पुराना जलोढ़ होगा। तो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी में। फिर आपका राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भाग में बांगर तथा पूर्वी भाग में एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। इससे इस मिट्टी में चूने एवं पोटास की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी सभी मिट्टी में पाई जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। धान और गेहूं के लिए यह अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। तो ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में एटलीस्ट दो फैक्ट क्या क्या, बांगर और खादर ये आपका जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। मृदा परिच्छेदिका का अभाव ये भी आपका जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलेगा। विस्तार क्या होगा, तो कंप्लीट आप ये डायग्राम थोड़ा दिमाग में डालिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। अब आता अब्रक मूलक मिट्टी। तो अब्रक मूलक मिट्टी कहाँ पे होगा, जहां पे अब्रक पाया जाएगा। अब्रक के लिए प्रसिद्ध क्या, कोडरमा है ना, तो कोडरमा वाले इलाके में ही हम लोग का मुख्य रूप से अब्रक मूलक मिट्टी नजर आएगा। तो कोडरमा में मांडू, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, इन सभी में हम लोग को मुख्य रूप से अब्रक मूलक मिट्टी पाया जाएगा। अब्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है क्योंकि अब्रक वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गांव के क्षेत्र में इस मिट्टी में पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अब्रक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी, रूबी अब्रक होता है गुलाबी रंग का, तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला भी हो जाता है। और यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। तो अब्रक मूलक मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाया जाएगा, कोडरमा में पाया जाएगा। और आपका इसमें और बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी है नहीं, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा पीपीटी को खुद से, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक बार आप डायग्राम को यहाँ पर देख लीजिएगा तो और भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग का झारखंड का भूगोल में पहला चैप्टर झारखंड का भौगोलिक परिचय खत्म हो गया। फिर आपका यहाँ पे दूसरा चैप्टर झारखंड का धरातल स्वरूप खत्म हुआ। तीसरा चैप्टर का बात करेंगे तो तीसरा में हम लोग यहाँ पे झारखंड का भूगर्भिक संरचना, जिससे हम लोग चट्टान के बारे में जाने। चौथा आपका बात करेंगे तो यहाँ पे आपका झारखंड का मिट्टी खत्म हो चुका है। यहाँ पे मिट्टी में बहुत सारे फैक्ट आ गए, धरातल स्वरूप और आपका जो ये भूगर्भिक संरचना, इससे बहुत कम फैक्ट है, आप उनको करिएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू भी लाएंगे हम लोग, तो आप उसको भी कर सकते हैं। भौगोलिक परिचय था, इसमें काफी ज्यादा फैक्ट था, वहां पे आपको ध्यान देना। अब हम लोग का अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा झारखंड की कृषि। पांचवा चैप्टर हम लोग झारखंड की कृषि को करने वाले हैं। तो झारखंड की कृषि देखिए, इसमें आता है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि इसका स्थापना जो है वो आपका 1981 में हुआ था। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखना है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, रांची में, जो कि कृषि अनुसंधान और कृषि प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र होता है झारखंड के लिए। अब क्या कि झारखंड में कृषि की समस्याएं बहुत सारी है। जैसे सबसे पहला चीज की सिंचाई की कमी है। झारखंड में सिर्फ 15% भूमि ही है जहां पर सिंचाई साधन अभी तक उपलब्ध हो पाए हैं। अर्थात यहाँ पर टोटल 85% ऐसी जमीन है जो कि मानसून पर निर्भर है। और अगर मानसून पर निर्भर है यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर मानसून अच्छा है, बरसात अच्छा हो रही है, तो झारखंड की में खेती अच्छी होगी। बरसात खराब तो झारखंड में खेती खराब हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। मान लेते हैं कि बरसात अगर अच्छा हो गया है, जैसे कि इस बार बरसात काफी अच्छा हुआ है तो खेती काफी अच्छा हुआ है, लेकिन खेती अच्छा हो गया, फसल अच्छा हो गया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लाभ किसानों को नहीं हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, इससे उसकी जो विपणन समस्या है वो खड़ी हो जाएगी और बिचौलिया का यहाँ पे भूमिका जो है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ क्या है, सिंचाई का तो कमी हो ही गया, लेकिन यहाँ पे जो भूमि है, हम लोग अभी देखें कि यहाँ की जो मिट्टी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सभी की कमी देखने को मिलती है। खास करके यहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है, तो भूमि में उर्वरता की कमी काफी ज्यादा आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। अगला चलेंगे हम लोग का, तो कम तकनीकी ज्ञान। तो झारखंड में जो साक्षरता दर है वो आपका 66 के आसपास है। इसके बावजूद भी आपके झारखंड के जो किसान है वो बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है। यहाँ अभी भी गाय, अभी भी बैल, हल, इन सभी का प्रयोग से खेती किया जाता है। एक तो यहाँ पे झारखंड का जोत है, अर्थात जो खेत का आकार जो है वो काफी छोटा छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे पूरे इंडिया में एक रूल है क्या कि अगर ये कोई खेत है, अगर कोई एक ऐसा इंसान है ए नाम का, अगर इसका दो बेटा है बी और सी करके, तो ये खेत क्या होगा, इन दोनों बेटे में बराबर करके बढ़ जाएगा। अर्थात एक तो ये खेत अपने छोटा था,
लेकिन अब ये खेत क्या होगा, फिर से आपका 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। यही वजह है कि झारखंड में जो खेती होता है उसमें आपका मशीनीकरण काफी कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के जो किसान हैं उन सभी चीजों को यूज करना है उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। विपणन की कठिनाइयों अर्थात मार्केटिंग आपका यहाँ पे सही से नहीं हो पाता। अगर आपका फसल काफी अच्छा हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में वो आपके बाजार तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से किसान को उचित लाभ नहीं मिलता है। एक दो बार तो ऐसा होता है कि जितना आपका उत्पादन लागत है उससे कम आपको कमाई हो पाता है। तो ये विपणन की कठिनाई भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है अविकसित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपका खेती हो गया तो यहाँ पे आपका जैसे कोल्ड स्टोरेज की कमी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो बीज उपलब्ध कराने के लिए संस्था होती है वो सभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे किसान कॉल सेंटर हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, जिससे कि किसानों को मृदा के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है, उसका चेक किया जाता है। तो वो सभी चीजें हालांकि सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान जो है इन सभी के बारे में नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो वो इतने हौच-पौच काम से वो परेशान हो जाते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी सारी समस्याएं आती है। तो झारखंड की कृषि की समस्या में मुख्य रूप से हम लोग का ये सभी चीजें आ जाएंगे, जैसे कि सिंचाई की कमी हो गया, भूमि की उर्वरता में कमी, कम तकनीकी ज्ञान और विपणन की कठिनाई। तो ये सभी आपका एग्जाम में आया नहीं है। अगर आता है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये सभी समस्याएं आपका कृषि में आता ही आता है। तो आप आराम से वहां पे कर जाइएगा। अब आगे चलिए, तो आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे झारखंड की फसल। तो यहाँ पे 3 प्रकार की फसल, एक तो आएगा खरीफ फसल आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे दूसरा रबी फसल आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे जायद फसल देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रकार की फसल आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो खरीफ फसल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो खरीफ फसल में मुख्य रूप से आपका बुआई जो होगा आपका जून जुलाई में हो जाएगा, मानसून शुरू होने पर। कटाई जो होगा आपका सितंबर और अक्टूबर में हो जाएगा। खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई में, कटाई जो होगा आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। और जैसे आपका खरीफ फसल कटेगा वैसे आपका क्या होगा, रबी फसल बोना शुरू हो जाएगा। तो जो खरीफ फसल है वो मुख्य रूप से आपका जून जुलाई में शुरू होगा, सितंबर अक्टूबर में कट जाएगा। और ये वर्षा जल पर निर्भर रहता है। बरसात के समय पर वर्षा के आगमन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका खरीफ फसल का बुआई शुरू हो जाता है। अधिक गर्मी और नमी पसंद करती है। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि का 78% भाग पर क्या होता है, खरीफ फसल की खेती की जाती है। तो आपको यहाँ पे 2-3 फैक्ट याद रखना। पहला चीज कि खरीफ फसल का बुआई कब शुरू होगा, तो ये आपका जून जुलाई में शुरू हो जाएगा। कटाई कब होगा आपका, तो ये आपका सितंबर अक्टूबर में कटाई शुरू हो जाएगा। झारखंड में 78% हिस्सा जो है, 78% भाग पर जो है वो आपका खरीफ फसल का खेती होता है। अगर आपका खेती की बात करें, अगर 100% एरिया पर खेती होता है तो 100% के 78% एरिया पर जो है आपका खरीफ फसल ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि प्रमुख खरीफ फसल धान, जो कि सबसे ज्यादा सिंहभूम में होता है, मक्का पलामू में, ज्वार बाजरा मूंग मूंगफली गन्ना आदि है। तो आपको धान मक्का ये सब ध्यान रखना है कि धान मक्का ये सब प्रमुख खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएंगे। वर्ष 2023-24 में धान का उत्पादन 3,200 से 1,000 टन तथा मक्का का उत्पादन 545,000 टन हुआ था। भदई फसल बैसाख जेठ मई जून में बोया जाता है तथा इसे भादो यानी कि अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। अगहनी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ यानी कि जून में की जाती है और अगहन यानी कि दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। वर्ष 2023-24 में खरीफ फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में रांची जिला में, इसके बाद पश्चिम सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम जिला में हुआ है। तो देखिए आपको याद क्या क्या रखना है यहाँ पे। सबसे पहला चीज कि खरीफ फसल का बुआई का समय क्या है, तो आपका जून से जुलाई है। खरीफ फसल का बुआई का समय जून से जुलाई। कटाई कब होगा इसका, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आपका कटना शुरू हो जाएगा। जैसे कि धान की खेती बरसात के आगमन होने के साथ ही शुरू हो जाता है और आपका सितंबर अक्टूबर में कट जाता है। उसका क्या है कि झारखंड के 78% कृषि योग्य भूमि पर आपका क्या होता है, खरीफ फसल का खेती किया जाता है। प्रमुख खरीफ फसल में आपका धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। रांची क्या है आपका खरीफ फसल के उत्पादन में सबसे आगे है, रांची जिला। तो ये आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है। अब आगे देखिए रबी फसल। तो रबी फसल क्या होगा आपका अक्टूबर, चूंकि खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में कट जाता है तो अक्टूबर दिसंबर में क्या होगा आपका रबी फसल बोना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी के समय में जो भी खरीफ फसल लग रही है, अभी जो भी फसल लगा रहे हैं हम लोग, चना हो गया गेहूं हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो रबी फसल आपका अक्टूबर दिसंबर में लगना शुरू हो जाता है और गर्मी अर्थात मार्च से लेकर मई के बीच में वो कटना शुरू हो जाता है। बुआई के समय टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वहीं जब पकता है रबी फसल तो उस समय टेम्परेचर 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। रबी फसल में क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता काफी कम होती है, चाहे वो चना हो या फिर गेहूं, इनमें सिंचाई की आवश्यकता काफी कम होती है। रबी फसल को ठंड के मौसम में
मौसम की फसल या फिर बैसाखी फसल भी कहा जाता है। जैसे कभी क्या ठंड का समय है और अभी किसके लिए प्रसिद्ध है, रबी फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो रबी फसल को ठंड के मौसम का फसल कहा जाता है। उसी प्रकार से आप खरीफ फसल को भी बरसात के मौसम का फसल कह सकते हैं, क्योंकि जो खरीफ फसल वो मुख्य रूप से बरसात पर ही निर्भर होती है। अब झारखंड में जो कि 15% भूभाग पर ही क्या सिंचाई साधन उपलब्ध है, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ के जो किसान होंगे वो मुख्य रूप से खरीफ फसल पर आश्रित होंगे और उसके बाद रबी फसल जिस पर पानी की कमी बहुत, जिसमें पानी की आवश्यकता काफी कम होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी होंगे। झारखंड के कुल बोए गए क्षेत्र में 16% भाग पर क्या होता है, रबी फसल की खेती की जाती है। 78% भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है, 16% भाग पर आपका रबी फसल की खेती की जाती है। राज्य के अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि बारी भूमि या सिंचाई साधनों से युक्त क्षेत्रों में की जाती है। हम लोग शुरू में देखे क्या कि झारखंड का जो पठार है वो आपका लावा से बना हुआ है और ये क्या सीढ़ी नुमा है, ठीक है। तो पठारी क्षेत्र होने की वजह से एक तो इसका जो आकार है वो सीढ़ीनुमा है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे जोत का आकार काफी छोटा है। तीसरा चीज यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी कम उर्वर है। तो ऐसी स्थिति में क्या और क्या है, चौथा पॉइंट कि यहाँ पे जो सिंचाई साधन है वो भी काफी कम क्षेत्र में उपलब्ध है। तो झारखंड में जो रबी फसल है मुख्य रूप से गेहूं हो गया और जो हो गया, इसका खेती बारी भूमि पर किया जाता है, अर्थात ऐसा जमीन जहाँ पे लोग सिंचाई साधन खुद से उपलब्ध करा सकते हैं, इसको लोग बाड़ी भी बोलते हैं। तो बारी भूमि पर सिंचाई साधन से युक्त क्षेत्र में ही हम लोग मुख्य रूप से रबी फसल का उत्पादन करते हैं। वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 481,000 टन, दाल का उत्पादन 386,000 टन, तिलहन का उत्पादन 32,000 टन हुआ है। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग 23-24 में रबी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य क्या है, गढ़वा जिला। खरीफ फसल का सबसे उत्पादन राज्य रांची। उसी प्रकार से रबी फसल में सबसे आगे गढ़वा, इसके बाद सिमडेगा और कोडरमा जिला हुआ है। राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि में से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं व चना की खेती की जाती है। तो देखिए रबी फसल में आपको क्या किया जाता है, पहला चीज कि रबी फसल के बुआई के समय क्या है आपका, अक्टूबर से दिसंबर है। सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसल कट जाएगा, उसके बाद आपका अक्टूबर दिसंबर में रबी फसल का बुआई शुरू हो जाएगा। कटाई कब होगा, ये आपका मार्च से मई में होगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस रोपने के समय, और पकने के समय 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि प्रमुख रबी फसल होगा, गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, चना आएगा, तिलहन आ जाएगा, ये सब प्रमुख रबी फसल हो जाएगा। मुख्य रूप से क्या ठंडे के मौसम में होती है, इसलिए इसको ठंड के मौसम की फसल भी कहा जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि पर कुल बोए के क्षेत्र के 16% भूभाग पर रबी फसल की खेती की जाती है और खरीफ फसल की खेती 78% भूभाग पर की जाती है। गढ़वा क्या आपका इसमें सबसे आगे है। गढ़वा जिला जो आपका रबी फसल के उत्पादन में सबसे आगे हो जाता है। झारखंड में मुख्य रूप से गेहूं और जौ का खेती जो है तो आपका बारी भूमि पर किया जाता है। साथ ही साथ राज्य में कुल रबी फसल की कृषि जो है वो कृषि जो भूमि में लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं और चना का खेती किया जाता है, यानी कि 16% क्षेत्र पर क्या होता है आपका रबी फसल का खेती किया जाता है कुल बोए गए क्षेत्र में। इस 16% के भी 90%, 16% का भी 90% क्षेत्र पर मुख्य रूप से आपका गेहूं और चना का खेती किया जाता है। तो ये सभी चीज आपको रबी फसल के लिए ध्यान रखनी होगी। अब आता है यहाँ पे जायद फसल। तो जायद फसल में देखिए तो कुल कृषिगत भूमि का 0.17% भाग पर जायद फसल का खेती किया जाता है, अर्थात 1% से भी कम हिस्से पर आपका जायद फसल का खेती किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में राज्य में सब्जियों का कुल उत्पादन 4,360,000 टन हुआ, जिसमें सर्वाधिक योगदान क्रमशः आलू का रहा। तो झारखंड के प्रमुख फसल में क्या आ जाएगा, धान आ जाएगा, चावल बोलते हैं, गेहूं आ जाएगा, इसके बाद आप देखिएगा तो जब का मडवा रागी आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, फिर जौ आ जाएगा, ज्वार बाजरा आ जाएगा। तो ये सभी झारखंड के प्रमुख प्रमुख ये सब फसल हो जाएंगे। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड की प्रमुख फसल देखिए तो चावल या फिर धान। चावल या फिर धान का खेती सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे, सिंहभूम में देखने को मिलेगा। चावल या धान का खेती सबसे ज्यादा आपका सिंहभूम में होगा, उसके बाद आपका रांची में होगा, गुमला में होगा, दुमका में होगा। सिंहभूम आ गया, जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका होगा। आपको एटलीस्ट जो सिंहभूम है वो वाला याद रखना है कि सबसे ज्यादा चावल का खेती सिंहभूम में होता है। कुल धान उत्पादन का 50% जो उत्पादन होता है वो इन्हीं सभी 4 जिलों में होता है, सिंहभूम में आ जाएगा, गुमला में, रांची में और दुमका में। यह झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल। तो झारखंड राज्य का सर्व प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल है या फिर धान है, जो कि झारखंड के 4 जिले सिंहभूम, दुमका, इसके बाद आपका गुमला हो जाएगा और रांची होगा, यहीं पे 50% चावल का खेती होता है। फिर अगर मक्का आएगा तो मक्का के लिए प्रसिद्ध आपका पलामू हो जाएगा, हजारीबाग, फिर आपका दुमका, इसके बाद गिरिडीह और साहिबगंज। तो एटलीस्ट आपको ये पलामू है ये आपको ध्यान रखना है। तो मक्का सबसे ज्यादा पलामू में होता है और पलामू जो वो झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल के अंतर्गत आ जाएगा। पलामू सॉरी मक्का जो आपका झारखंड का दूसरा सर्व प्रमुख खाद्य फसल के अंतर्गत
आएगा। पलामू जिला का प्रथम स्थान है क्या, मक्का के उत्पादन में। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग और गिरिडीह का स्थान आता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा धान का खेती करने वाला जिला कौन सा होगा, सिंहभूम हो जाएगा। सबसे ज्यादा मक्का का खेती करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, पलामू हो जाएगा। प्रमुख खाद्य फसल क्या होगा आपका, तो प्रमुख खाद्य फसल चावल आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा प्रमुख खाद्य फसल क्या होगा, तो दूसरा प्रमुख खाद्य फसल मक्का आ जाएगा। अब आता है गेहूं। तो गेहूं भी कहां पर होता है, सबसे ज्यादा पलामू में होगा, फिर हजारीबाग में होगा, उसके बाद आपका गोड्डा में होगा। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों में इसका तीसरा स्थान है। सबसे पहले आपका धान आएगा, उसके बाद आपका मक्का आ जाएगा, और फिर आपका गेहूं आएगा। तो ये तीन आपको ध्यान रखना, पहले धान, फिर मक्का, फिर गेहूं। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान किसका है, पलामू में है, और इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गोड्डा का स्थान आता है। फिर गन्ना आएगा, तो गन्ना भी क्या आएगा आपका, हजारीबाग। गेहूं क्या हो गया, पलामू हो गया। मक्का क्या हो गया, पलामू हो गया। धान क्या हो गया, सिंहभूम हो गया। गन्ना क्या हो जाएगा आपका, हजारीबाग हो जाएगा। फिर आता है ये गन्ना जो राज्य का प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मड़वा या फिर रागी, तो मड़वा क्या होगा आपका, गुमला आ जाएगा। मड़वा के लिए गुमला, जो कि क्या एक जायद फसल है। और गुमला जिले में रागी के उत्पादन में पिछले वर्षों में 300% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। गुमला ध्यान रखिएगा, गुमला जो यहाँ पे पिछले वर्ष में 300% तक की वृद्धि मड़वा या फिर रागी में देखी गई है, और जिसके वजह से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक क्या केस स्टडी बन गया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, 300% तक का वृद्धि किस वजह से हुआ है। फिर आता है जो आता है, तो जो क्या आ जाएगा आपका, पलामू हो जाएगा। और ज्वार बाजरा जो होगा वो आपका हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, ये सभी प्रसिद्ध होंगे। दलहन तिलहन में बात करेंगे तो पलामू सबसे आगे है। दलहन तिलहन में आपका, दलहन तिलहन में पलामू जो है वो सबसे आगे है उत्पादन में, और इसमें भी सबसे ज्यादा उत्पादन किसका, तो सरसों का उत्पादन होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा दलहन तिलहन के उत्पादन पलामू। पलामू में क्या क्या हो गया, मक्का का उत्पादन पलामू में सबसे ज्यादा, गेहूं का उत्पादन पलामू में सबसे ज्यादा, दलहन तिलहन का भी उत्पादन सबसे ज्यादा आपका पलामू में ही देखने को मिलेगा। और दलहन तिलहन में भी क्या सबसे ज्यादा, सरसों का उत्पादन जो आपका पलामू में हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का झारखंड की जो फसल है, जिसमें कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये तीनों फसल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ झारखंड की कृषि जो है वो भी खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट छुटा हुआ है, जैसे देखिए, सबसे पहला चीज कि झारखंड में लगभग 23% भूभाग पर, 23% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। ये डाटा आपको याद रखना है, कृषि कार्य झारखंड के 23% भूभाग पर होती है। अधिकतर भूमि के साथ झारखंड में पठारी भाग है, उबड़ खाबड़ है। इसकी वजह से झारखंड में कृषि में सिंचाई समस्या में काफी ज्यादा, सिंचाई में काफी ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। झारखंड में कृषि के उन्नत तकनीकों का वृहद प्रयोग संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है, पठारी क्षेत्र, इसीलिए। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य की कुल सकल मूल्य वृद्धि में कृषि संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है, 11.5% है। जबकि राज्य की कुल श्रम बल का 43% जो है वो रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो ये आपको दो डाटा याद रखना है, एटलीस्ट 23% क्षेत्र जो आपका कृषि कार्य होती है, 23% भूमि पर ही कृषि कार्य किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक क्या बात माने, तो 38 लाख हेक्टेयर जमीन पर कृषि कार्य संभव हो सकता है। इस कृषि पर झारखंड के 43% आबादी जो है वो रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो आपको ये वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार 38 लाख हेक्टेयर, ये डाटा बिल्कुल याद होने चाहिए, 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य किया जा सकता है। राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कुल श्रम बल का 43% है, और राज्य की कुल आबादी का 70% आबादी जो है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि कार्य पर निर्भर है। प्रतिभूमि कितना है झारखंड में, 20% क्या है प्रतिभूमि, अर्थात ऐसी जमीन जहां पर एक साल खेती होगा, फिर एक साल छोड़कर फिर अगले साल खेती होगा, अर्थात छोड़ छोड़ के वहां पे खेती होगा, तो प्रतिभूमि। तो प्रतिभूमि कितना है झारखंड में, 20% है। कृषि योग्य भूमि कितना है आपका, 23% है। कुल श्रम बल का कितना परसेंट आपका, 43% आपका श्रम बल का कृषि पर निर्भर है। 70% कुल जनसंख्या क्या है, कृषि कार्य पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये सभी डाटा याद होनी चाहिए। इसके बाद आपका राज्य में जोतवा का औसत आकार, अर्थात यहाँ पे जो खेत का जो आकार मिलता है उसका एवरेज आकार जो होगा, एवरेज उसका एरिया जो होगा आपका 1.17 हेक्टेयर, जो कि काफी कम है। और एक साथ 1.17 हेक्टेयर एवरेज है आपका है यहाँ पे। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे यांत्रिकीकरण जो होगा कृषि में वो काफी कम देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा समस्याएं आपको यांत्रिकीकरण में नजर आएगी। तो आपको ये डाटा भी याद रखना है कि यहाँ पे झारखंड में एवरेज जो जोत का आकार है वो आपका 1.17 हेक्टेयर हो जाता है। फिर आगे है झारखंड में मुख्यतः 3 फसल, क्या क्या, धान हो गया जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन सिंहभूम में होता है,
गेहूं जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन पलामू में होगा, और मक्का ये भी क्या होगा, सबसे ज्यादा उत्पादन पलामू में देखने को मिलेगा। धान क्या है, झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल है, वहीं मक्का जो हुआ आपका झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। झारखंड के 17 ऐसे जिले हैं जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है, और झारखंड में जूट की भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जूट की भांति मेस्टा का खेती किया जाता है। राज्य के हजारीबाग जिले के बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। तो कहाँ पे, हजारीबाग के बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रस्तावित है। तो आपको ये सही फैक्ट क्या कि राज्य में जोतों का औसत आकार कितना है, 1.17 हेक्टेयर, 1.17 हेक्टेयर हो जाएगा। प्रमुख खाद्य फसल में क्या आएगा, आपका धान आएगा, फिर आपका मक्का आ जाएगा, उसके बाद आपका गेहूं आ जाएगा। तो ये तीन झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगी। धान के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम सिंहभूम, मक्का के लिए पलामू, और आपका यहाँ पे गेहूं है उसके लिए भी पलामू ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 17 ऐसे जिले हैं जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं, और यहाँ पे रेशेदार फसल के रूप में जूट की भांति मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग झारखंड के भूगोल में हम लोग क्या क्या देख लिए, झारखंड का भौगोलिक परिचय कंप्लीट कर लिए, झारखंड का धरातलीय स्वरूप कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा टॉपिक की बात करें तो ये हम लोग का झारखंड का भौगोलिक संरचना कंप्लीट हो गया। चौथा आपका झारखंड की मिट्टी कंप्लीट हो गया हम लोग का, और पांचवा टॉपिक जो है आपका झारखंड की कृषि। तो ये 5 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का रह जाता है छठा टॉपिक, झारखंड की सिंचाई प्रणाली, झारखंड की झारखंड के वन हो गया, फिर आपका यहाँ पे झारखंड की जलवायु आ जाएगा, झारखंड के पर्यावरण संबंधित तथ्य, और आपका यहाँ पे आएगा झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, और आपका जो 11 टॉपिक है वो आपका झारखंड की अफवाह प्रणाली होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को और खत्म कर देंगे। 1 क्लास पहले आ चुका है, आज 1 क्लास हो गया, और इसके बाद 2 क्लास आएगी। उम्मीद है कि 2 क्लास में हम लोग पूरे ज्योग्राफी को, झारखंड के भूगोल को कंप्लीट कर देंगे। ये सभी पीपीटी आपको सिविलियंस के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आपको ये सारी पीपीटी मिल जाएगी। क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब में फ्री होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।